बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान अदास। नाज़रीन, आपको बताएं वफाकी हुकूमत के बजट पेश करने के बाद सिंध हुकूमत ने भी कल बजट पेश कर दिया। सिंध का जो बजट है उसमें 2247 अरब रुपए का बजट पेश किया गया। इसके अलावा आपको बताएं 2 घंटे की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है जिस तरह से हमने देखा मुराद अली शाह जो है उन्होंने कहा तवील क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किसी किस्म का कोई शोर शराबा नहीं हुआ। तो अपोजिशन जो है वो इजहार तशक्कुर कहते हैं और जो है वो कहते हैं कि काफ़ी टाइम के बाद जो है इस तरह का मतलब हम लोगों ने जो है मतलब 1-2 घंटे की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंशाल्लाह जिस तरह से सिंध में 30-40 साल से सिंध गवर्नमेंट जो है वो हुकूमत करती आई है, आइंदा भी इसी तरीके से जो है करते रहेंगे। इसके अलावा आपको बताएं क्योंकि जिस तरह से सरकारी मुलाजमीन है उनकी जो तनख्वाहें हैं उसमें भी जो है तकरीबन जो उनकी उजरत है वो 35,550 रुपये मुकर्रर की गई है। तो इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से, क्योंकि मेयर का भी एक मामला है, क्योंकि हम काफ़ी अपने प्रोग्राम्स में इस हवाले से गुफ्तगू करते आए हैं, क्योंकि ये जो मामला है वो अभी तक वही का वही है। सिंध गवर्नमेंट जारी सी बात से हमने कई मरतबा कहा है कि वो कहते हैं कि मेयर हमारा आएगा जियाला, लेकिन जमात इस्लामी अपनी बात पे आज भी वहीं कायम है कि लेकिन क्योंकि जिस तरह से हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले भी हाफिज़ नईम रहमान साहब जो है जमात इस्लामी के जो अमीर हैं कराची के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज उनका जो है प्रोटेस्ट भी है इसी हवाले से शारा कायदीन पे। तो क्या मामला है इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से सैफुद्दीन साहब, खुशामदीद कहूँगी आपको प्रोग्राम में। कैसे हैं सर? खैरियत से? सर बजट पेश हो गया है, सबसे पहले तो बजट के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि सिंध का जो बजट है 2247 अरब रुपये बजट पेश किया गया है। क्या ये सिंध की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये इतना काफ़ी है? असल में देखें, बजट तो अब एक जो फिगर्स हैं उसका गोरख धंधा और हेर फेर बन के रह गया है। ठीक है, ये तो अभी हम जो है ऊपर मोटा मोटा वो कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि डिटेल में नहीं जा रहे, टाइम भी शॉर्ट होता है ज़ाहिर है। हाँ, अब तक की जो तारीख साबित करती है वो ये कि किसी भी बजट से आवाम को फ़ायदा नहीं हुआ, सिवाय इसके कि जो महंगाई है उससे उसके प्रोपोर्शनेट जो तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, जो होनी चाहिए, उससे बहुत कम। जैसे 35% ये कह रहे हैं कि हम इजाफा करेंगे, लेकिन जो महंगाई जिस सतह पर पहुंची हुई है उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि इन्होंने सरकारी मुलाजमीन की, जी हाँ, सरकारी मुलाजमीन, दूसरी बात है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में आपने इजाफा कर दिया, लेकिन बाकी जो लाखों और करोड़ों की तादाद में मजदूर हैं, प्राइवेट मुलाजमीन हैं, इनके हकूक़ का कौन तहफ़्फ़ुज़ करेगा? ठेले वाले हैं, छोटे छाबड़ियाँ लगाने वाले हैं, दफ्तरों में छोटे ओहदों पर काम करने वाले लोग हैं, इनके हकूक़ का कौन तहफ़्फ़ुज़ करेगा? ठीक है, आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें आप बढ़ाए चले जाते हैं, फिर ये खसारे का बजट है। तारीखी तौर पर इसमें सबसे बड़ा खसारा शो किया गया है सिंध के बजट में भी और फेडरल गवर्नमेंट के बजट में भी। फिर एक बड़ी अजीब बात यह है कि इन्होंने पूरे सिंध के बल्दियाती तरक्याती कामों के लिए टोटल 88 अरब रुपए रखे हैं। अच्छा। अब आप सोचिए कि पूरे सिंध के तरक्याती कामों के लिए 88 अरब रखे हैं और बाकी जो डेवलपमेंट के पैसे हैं वो सारे के सारे अपने लिए रखे हैं। तो इससे अंदाजा होता है कि बल्दियाती इदारों को प्रमोट करना, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, आइन जो कहता है कि इन इदारों को फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव आज़ादी दी जाएगी, वो इनका कोई भी इरादा नहीं है इसके अंदर। अच्छा, क्योंकि अभी हम जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन भी रहे थे, मुर्तज़ा वहाब भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इससे पहले नईम साहब भी कर रहे थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा जाती है कि मेयर कोई भी है उसमें वो जो है मेयर के जो इख्तियारात है उसको किसी किस्म का रोना ना हो, क्योंकि अभी आपने अभी बजट की बात की तो ज़ाहिर है जो 88 अरब उन्होंने जो रखे हैं, 88 अरब ही 88 अरब, तो जो भी है उन्होंने जो एक रकम जो मुकर्रर की है इसमें बजट के हवाले से, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी मेयर आता है मतलब ये इन्हीं इख्तियारात और इन्हीं बजट के साथ ही आएगी, किसी किस्म का कोई रोना ना हो। देखिए, बात क्या है कि आपके हाथ में पूरा इख्तियार है, पूरी सिंध गवर्नमेंट आपके हाथ में है, कानून साजी आपके इख्तियार में। आपने जो एक्ट बनाया इंतहाई थर्ड क्लास, कानून लिहाज से भी थर्ड क्लास है वो और इख्तियारात के लिहाज से भी। उसके बाद आप कहते हैं किसी किस्म का रोना ना हो। आप रोना इसलिए कहते हैं कि ना हो क्योंकि मेयर अगर किसी और जमात का आ गया, जमात इस्लामी का आ गया, तो आप ये कहेंगे भाई ये इख्तियारात तो यही हैं और आप इसी पर लड़कर आए, तो ये शर्म की बात है। देखिए, बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा वाज़ेह फैसला दिया है जिसमें उसने कहा है कि आइन का आर्टिकल 148 जो है उसके मुताबिक आप पूरी कानून साजी करें और तमाम इदारे जो डेवलपमेंट के हैं वो लोकल गवर्नमेंट के तहत होने चाहिए। आप उस फैसले को नहीं मान रहे। आपने जमात इस्लामी ने 29 दिन का धरना दिया, आपने मुआहदा किया, आप उस मुआहदे को नहीं मान रहे। आपने बिल बना के भेजे, पेश किए, हमने उसमें तरमीम तजावीज़ दी, लेकिन आपने एक भी बिल अब तक सूबाई असम्बली में पेश नहीं किया है। तो ये बड़ी शर्मनाक हरकत है कि आप वादे करते हैं, आप तय करते हैं,
आप ये बात मानते हैं कि इख्तियारात नहीं है, लेकिन आप इख्तियारात बढ़ाने को तैयार नहीं है। आप क्यों, आपको ये इस कदर हविस है कि इख्तियारात सारे आपके पास हों और सारा बजट आपके पास हो, और जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग मुंतखब होकर आए वो बेदस्तोपा फिरते रहे। अच्छा सर, अभी क्योंकि हमने देखा मेयर जब ये इलेक्शंस हुए थे, बलदियाती इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के जो मुलाकातों के सिलसिले थे, राब्तों के सिलसिले काफ़ी तेज़ी से हमें नज़र आए। तो क्या उसमें मामला तय पाए थे? क्या वो मुलाकातों का मतलब मकसद था? लेकिन उसके बाद जो है आप दोनों एक दूसरे के एंटी नज़र आते हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी से या किसी भी सियासी जमात से मुलाकात करना और उनसे मुख्तलिफ मसाइल और इशूज़ पर गुफ्तगू करना, ये तो एक अच्छा इखलाकी रवैया है और एक मुनासिब पॉलिटिकल रवैया है जो जमात इस्लामी हमेशा इस पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी नहीं, बल्कि हमने सबसे मुलाकात की, PTI के लोगों से भी मुलाकात की, JUI से, नून लीग से, तहरीक रब्बैक, जो लोग भी नुमाइंदगी रखते हैं कौंसिल में, सबसे हाफिज नईमुर रहमान साहब ने उनके दफ्तर में जाकर मुलाकात की। पीपल्स पार्टी थी जो मेनली हम मुलाकात कर रहे थे, और सईद गनी साहब हमारे दफ्तर आए थे इदारे नूर हक में। उनसे मेनली हमारा कहना ये था कि धांधली के ज़रिए से जो सीटें आप कब्ज़ा कर रहे हैं, और आप जिस तरह रात को एक दरख्वास्त दाखिल करते हैं रिकाउंटिंग की और थैलों में तब्दीली करके सुबह रिकाउंटिंग करवा देते हैं, इसको आप रोकें। मेन मकसद हमारा उनसे मुलाकात का ये था कि देखिए, जिसको जो मैंडेट मिल गया उसको आप तस्लीम करें। आप जमात इस्लामी और PTI की नशिस्तें जिस तरह खा रहे हैं, ये बहुत बड़ा डाका है अवामी मैंडेट पे। अवाम ने एक राय दी है। देखिए, 9 लाख वोट जमात इस्लामी और PTI को मिलाकर बनते हैं। आपको सारी धांधली के बावजूद 3 लाख वोट मिलते हैं। आप ये कह रहे हैं उसके बावजूद कि जी बात यह है कि कुछ भी कर लें मेयर तो जियाला होगा। इसका मतलब है आप कराची के अवाम से ये बात कह रहे हैं कि कराची के अवाम आप कुछ भी चाहें, आपकी ख्वाहिश कुछ भी हो, लेकिन कब्जा तो हम करेंगे। देखिए, कराची पीपल्स पार्टी का शहर नहीं है। कराची के लोग पीपल्स पार्टी का जो माजी रहा है और पीपल्स पार्टी का जो हाल है, लूट मार, करप्शन, धांधली, धौंस, गुंडागर्दी, उसकी वजह से पीपल्स पार्टी से नफरत करते हैं। अच्छा सर, क्योंकि जाहिर है ऐसा तो कोई भी किसी भी मतलब चीज के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। मतलब आपका घर हो तो उसके ऊपर कोई और आके कब्जा नहीं कर सकता। मतलब कोई ना कोई तो वजूहात होंगी जितने वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। मतलब क्योंकि जाहिर है ये नंबर्स के सारे मामला होते हैं, उनके पास हो सकता है इतने उनकी नंबर्स की जो तादाद है वो पूरी हुई भी हो, इसलिए वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। कैसे वो मतलब कब्जा कर सकते हैं? नंबर और तादाद को तो वो खुद भी हमेशा मान रहे हैं। नासिर हुसैन शाह साहब हों, सईद गनी साहब हों, मुर्तज़ा वहाब साहब हों, कोई भी हो, ज़ाहिर नंबर तो नंबर है, वो तो रिटर्न है, बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा है कि नंबर जमात इस्लामी के और PTI के मिलाकर 193 हैं और इनके 155 हैं। और अगर ये सारी जमातों को भी मिला लें, जितने बाकी लोग रह जाते हैं वो सब भी इनकी तरफ डाल दें तो 172 इनके बनते हैं। तो ये तो दुनिया में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि 193 ज़्यादा होते हैं या 173 ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, 193 ज़्यादा होते हैं, ज़ाहिर है 172 कम होते हैं, दुनिया को पता है ये बात। अब इनकी ये बात घड़ी घड़ी कहना, इस बात के दो मकासद हो सकते हैं। एक तो साइकोलॉजिकली ये चाहते हैं कि डिप्रेस करें, लोगों को बताएं कि हमारी गवर्नमेंट की ताकत है तो हम हर कुछ कर सकते हैं, ये एक तरह की धमकी है और गुंडागर्दी की। दूसरी बात यह है कि लोगों को खरीद रहे हों या लोगों पर दबाव डाल रहे हो, जिस तरह का वाज़े नजर आ रहा है। सर, हो सकता है आज़ाद उम्मीदवार और बाकी जो जमातें हैं उन्होंने भी, देखिए, आज़ाद उम्मीदवार तो एक है टोटल उसके अंदर ना, और दूसरे जो इत्तेहाद जिस वक्त सामने आ गए हैं उसमें जमात इस्लामी और PTI का इत्तेहाद वाज़े है, जिसमें इमरान खान साहब ने भी सपोर्ट का ऐलान किया है, उन्होंने ट्वीट भी किया है। कराची के जो इनके सदर हैं उन्होंने बाकायदा सर्कुलर जारी किया है अपने तमाम अरकान के नाम कि जमात इस्लामी के कैंडिडेट को हमें वोट डालना है। तो ये तो बिल्कुल वाज़े है कि एक तरफ ये सफबंदी है और दूसरी तरफ सफबंदी हमें नजर आ रही है। इसके बाद ये घड़ी घड़ी कहना, देखिए ये नजर आ रहा है कि 4 UC जो चेयरमैन है उनको तो इन्होंने कस्टडी में लिया हुआ है, जेलों के अंदर हैं। वो परसों जो हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसके अंदर इन्होंने मान लिया है कि जी 4 तो हमारे पास हैं। लेकिन अभी इनको खौफ ये हुआ है कि जो इनके पास हैं, कस्टडी के अंदर हैं, उनको तो लाना पड़ेगा। बाकी लोगों को ये चाह रहे हैं कि गायब करें। और 4 UC चेयरमैन परसों से आज तक उठाए जा चुके हैं, उनके खिलाफ ना मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, ना बताया जा रहा है कि ये लोग कहाँ पर हैं। तो इससे भारकेव इनके जो अज़ाइम हैं, घटिया अज़ाइम, वो सामने तो नज़र आ रहे हैं कि ये लोगों को इस तरह घरों से गायब करके कोशिश करेंगे कि उस दिन हाजिर ना हो। क्योंकि इनको ये पता है कि अगर ये लोग हाजिर हुए और इन्होंने वोट जमात इस्लामी के कैंडिडेट के हक़ में ना डाला, अपनी पार्टी की हिदायत के मुताबिक ना डाला, तो ये डिफेक्शन होगी और इनका वोट काउंट नहीं होगा। तो इनके पास अब वाहिद रास्ता ये रह जाता है कि ये इन लोगों को गायब करें, उस दिन ना आने दें, ताकि जमात के वोट पूरे ना हो सकें, कम रह जाएं।
तो ये अब अगर इस तरीके से इस वजह से वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। जाहिर है गवर्नमेंट की मशीनरी उनके पास है, पुलिस उनके पास है, इदारे उनके पास हैं, और अगर वो ये प्रोग्राम रखते हैं तो जाहिर है ये बड़ा आसान प्रोग्राम है ना। ये तो बहुत आसान प्रोग्राम है कि कोई भी आदमी पुलिस के जरिए से 20-25 लोगों को गिरफ्तार कर ले और उनको छुपा दे और उस दिन ना आने दे। और फिर इतना भी अंधा कानून नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इतना मतलब अंधी मचाई दी है कि कोई भी आगे किसी को भी गिरफ्तार कर ले और वो हो जाए। अंधा कानून तो इतना है कि आप देखिए कि 7,000 वोट लेने वाले जमात इस्लामी के कैंडिडेट हार गए और 1200 वोट लेने वाला जीत गया। इतना अंधा कानून है, इतना अंधा कानून है कि इस पूरे मामले में रिटर्निंग अफसरों ने जो बेईमानी की उसको इलेक्शन कमीशन के सामने हमने चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन ने 2 महीने मामला लटकाने के बाद ऐसा फैसला दिया जो लगता है कि पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन ने लिखा है। तो ये चीजें अंधा कानून जिस तरीके से 9 मई के वाकयात को आड़ बनाकर पीपल्स पार्टी छापे मार रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है, गायब कर रही है, ये तो नजर आ रहा है कि कानून तो बिल्कुल अंधा हो चुका है इस वक्त। ठीक सर, आपकी बात मैं जाहिर सी बातें सुन रही हूँ, मैंने पूरी आवाम सुन रही है। जाहिर है सर, पीपल्स पार्टी ही नहीं बाकी और भी इदारे होते हैं, तो जाहिर है वो बहुत सारे मामला हैं यहाँ पे। आप क्या समझ रहे हैं, मतलब पीपल्स पार्टी कैसे कर सकती है? देखिए, जो हमें नजर आ रहा है वो ये है कि 4 चेयरमैन को तो पीपल्स पार्टी ने की हुकूमत ने गिरफ्तार किया है, उन्होंने माना है कि जी हमारे पास है, कस्टडी में। बाकी भी चेयरमैन यानी जो वाकयात हुए उसमें नजर नहीं आता कि इदारे जो हैं इस सतह पर हैं कि वो चेयरमैन लेवल के लोगों को उठाएं। ये पीपल्स पार्टी 9 मई के वाकयात को आड़ बनाकर सारा का सारा धंधा कर रही है और इसमें हमें नहीं पता लगता कि पीपल्स पार्टी कैसे हो सकती है? पीपल्स पार्टी कोई मेरे ख्याल से कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो पुलिस या कोई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है ना। पीपल्स पार्टी से मुराद पीपल्स पार्टी नहीं है, पीपल्स पार्टी से मुराद हुकूमत सिंध है, जो इस वक्त मुल्की हालात का फायदा उठाकर जिस तरीके से पीडीएम को इख्तियार दिया गया है और जिस तरीके से पीटीआई को पीछे किया गया है, तो पीडीएम इस वक्त मेन रोल पे प्ले कर रही है इस पूरे खेल के अंदर, और पीपल्स पार्टी का इसके अंदर इस वक्त जो है ठेकेदार के तौर पर रोल है कि वो इस पूरे मामले को मैनेज करेगी। उनको एक फ्री हैंड दिया गया है कि आप जिस तरह चाहें कर लें। ठीक है जी, आपको फ्री हैंड मिल गया, आपको जहां से मिलना चाहिए था, लेकिन अब आप उसका फायदा उठाकर ये कर रहे हैं कि चेयरमैनों को गिरफ्तार कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं, गायब कर रहे हैं। ये पूरा धंधा जो है ना, ये बड़ा गंदा मुझे मैं क्योंकि बहुत दफा मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उसमें बहुत सारी क्योंकि जमात इस्लामी की जानिब से कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी ये कर रही है सिंध में क्योंकि उनकी बादशाहत है, उनकी हुकूमत है। तो अगर हम सिंध की बात करते तो ठीक है, सिंध में पीपल्स पार्टी है, पंजाब में जो है नून लीग है, बाकी केपीके में जो है पीटीआई है, बलूचिस्तान में वेंगल साहब उनकी हुकूमत है। तो जो मतलब जिस सूबे में जिसकी जो है होल्ड होता है, जिसकी जमात की जाहिर सी बात बादशाहत होती है, तो वो पुलिस बन जाती है, खुद वो छापे मारने लगती है। पुलिस तो देखें, पुलिस तो चूंकि उनकी पार्टी की हुकूमत है ना, तो पार्टी की हुकूमत उसको बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि करते हैं बाकी लोग भी धांधली करते हैं, मुस्लिम लीग नून भी करती होगी और पार्टियाँ, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो तारीख है ना वो बड़ी भयानक तारीख है। पीपल्स पार्टी ने सन 70 में जो कुछ किया था, सर धांधली के जमात इस्लामी के ऊपर भी उठते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी पे एक भी धांधली का इल्ज़ाम नहीं रखता, एक भी हमारे खिलाफ पिटीशन इस तरह की नहीं दाखिल हुई कि जिसमें ये साबित हुआ हो कि हमने कहीं धांधली की है। एक भी कोई हम पर, पूरी तारीख जमात इस्लामी की है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या कोई भी हो, हर एक ये कहने पर मजबूर है कि जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है जिस पर कोई सिया धब्बा नहीं है, और सादिक और अमीन की तारीफ पे अगर कोई उतरता है तो जमात इस्लामी के लोग उतरते हैं। क्योंकि हमने देखा इससे पहले जमात इस्लामी ने इतनी बड़ी अक्सरियत से जो है मतलब इतनी बड़ी तादाद से जो है बल्दियाती जो इंतखाबात हुए थे उसमें कामयाबी हासिल नहीं की थी। मतलब अगर हम अब्दुल सत्तार अगवानी दौर की उनकी बात करते हैं तो ठीक है, लेकिन अभी की अगर हम ये बात करते हैं तो अभी काफ़ी सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं जमात इस्लामी ने काफ़ी बड़ी तादाद में सीट्स नहीं निकाली। तो मतलब ये तो हाफिज साहब का खुद का भी कहना था कि हमने काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो जो है सीट्स निकाली, तो उसकी क्या वजह, ये भी कोई धांधली थी क्या, या फिर कोई मुश्तरका जो पीटीआई के साथ मिलकर कोई मामला तय किए गए? नहीं, धांधली नहीं थी इसमें, ये था कि क्योंकि सर जाहिर बात हो रही है तो जाहिर ये बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो अवाम भी चाहती है, सुनने वाले, क्योंकि जाहिर सी बात है हम चाहते हैं कि उनको भी ये सब चीजें क्लियर करें। देखिए, कराची एक मसाइल का शहर बन चुका है, ठीक है ना, तवील अरसे से इसको नजरअंदाज किया जा रहा है, और बिलखसूस पीपल्स पार्टी की जो कि 35 साल से यहाँ पर सिंध में हुकूमत है, उसने कराची को बुरी तरीके से तबाह बर्बाद किया है, नजरअंदाज किया है उसको, मुलाजमतें हों, तरक्याती काम हो या कोई भी इस तरह की चीज़ हो। अच्छा, उसके नतीजे में एमक्यूएम वजूद में आई और एमक्यूएम ने कराची के मसाइल पर सियासत शुरू की, लेकिन एमक्यूएम ने सियासत जो कराची के मसाइल पर की उसको नफरत की सियासत में बदल दिया,
उसको कत्ल गारतगरी की सियासत में बदल दिया। चुनाचा एक तवील दौर जो है ये चला। ठीक। इसके बाद फिर एमक्यूएम के साथ जो कुछ हुआ, एमक्यूएम जिस तरह बनी थी, जिन लोगों ने बनाई थी, उन्होंने एमक्यूएम को गायब भी कर दिया। और एमक्यूएम अब जो है मतलब ये कि किस्सा पारी ना, मुझे तो लगता है कि एमक्यूएम जो बनी थी वो मेरे ख्याल से महाजरों की आवाज उस पे मतलब उनको हक दिलाने के लिए बनी थी। तो क्या इसके पीछे भी कोई और था जो पार्टीज बनाता है, पार्टीज तोड़ता है? वो तो बेचारों ने, उन्होंने एमक्यूएम वालों ने कई मरतबा इसको तस्लीम भी किया है। और जो एमक्यूएम पर जो अगस्त में जो मसला पैदा हुआ था जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब को अलग कर दिया गया था, तो फारूक सत्तार साहब और जनाब हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम तस्लीम किया था कि जी हमें कहाँ पर बिठाकर जो है हमारा इत्तेहाद करवाया गया। तो वो कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए ये सब कुछ है। तो कराची में जो मसाइल थे उसकी बुनियाद पर एमक्यूएम ने पॉलिटिक्स की और एमक्यूएम को पॉपुलैरिटी भी मिली, लेकिन उसने उस पॉपुलैरिटी का गलत फ़ायदा उठाया और कराची पर कब्जा करने की कोशिश की। बेईमानी, धांधली, वो बाहर के वो ओन तब करना उनका खाली हमारा है, हम इसको ओन करते हैं। अब तो उनका ओन करना लिप सर्विस रह गया ना। अब तो खैर वो देखिए अब गैर मुताल्लिक हो चुके हैं कराची के मामला से। अब तो सिर्फ इख्तिदार में वो घुसे हुए हैं और उनका मतमय नज़र ये रह गया किसी तरीके से भी इख्तिदार में शामिल रहें। कभी गवर्नर ले लें, कभी मेयरशिप ले लें, कभी एडमिनिस्ट्रेटर लगवा लें, कभी मिनिस्टर बनवा लें, ये मतमय नज़र है। तो वो हालांकि उनको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने जब ये देखा कि इन इशूज़ की बुनियाद पर सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है और मसाइल हल नहीं हो रहे। जमात इस्लामी पहले भी ज़ाहिर मसाइल को टेकअप करती थी, उठाती थी, लेकिन हमने फिर ये 4-5 साल में ये फैसला किया कि अब हम इन मसाइल को भरपूर तौर पर उठाएंगे और टेकअप करेंगे। फिर हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब की क़यादत में हक़ दो कराची मुहिम हमने चलाई और भरपूर मुहिम ये जब चली तो इसके नतीजे में अवाम में पहली जमात इस्लामी का एक दयानतदाराना इमेज मौजूद था। तो अवाम ने बड़ी तादाद में फिर ये किया कि जमात इस्लामी को सपोर्ट की। और इस वक्त कराची में अगर आप एक आम इंतखाब करवा लें मेयर का, आम लोगों को इस बात की इजाज़त दे दें कि वो वोट डालें, तो आप देखिएगा कि 90% लोग हाफिज़ नईमुर्रहमान को वोट डालेंगे। आप सर्वे कर लें, किसी बाजार में निकल जाए, किसी जगह से वो फ्री मतलब एक तरह से बिल्कुल क्लियर इलेक्शन हुए थे। मतलब किसी किस्म के कोई वो भी नहीं थी। मतलब एक होता है कि हमने देखा एमक्यूएम ने तो खैर बाइकॉट ही किया हुआ था, वरना तो पहले एमक्यूएम के ऊपर भी काफी सवालिया निशान उठते थे कि इन्होंने धांधली करी। मतलब इस दफा तो बिल्कुल ही जमात इस्लामी को भी क्लियर मैदान मिला हुआ था, पीपल्स पार्टी को, बाकी और दीगर जमातों को भी, उनको हर तरह से क्लियर मैदान था। मतलब उनको तो आप मतलब एक होता है ना कि प्रेशर होता है इलेक्शन में कि हमारे ऑपोजिट एमक्यूएम है या हमारे ऑपोजिट दीगर जमात हैं। तो इस दफा तो कोई मतलब धांधली का सवाल पैदा हो ही नहीं सकता था। काफी सिक्योरिटी के मामला थे अच्छे। देखिए इस दफा इन्होंने टेक्निक ये इख्तियार की कि सारा दिन सुकून से गुजरा, पोलिंग हुई, वोट डाले, उसमें जाली वोट डालने की कोशिश की, कई जगह पकड़े गए, कई जगह सारी चीज़ें हुई अपनी जगह, लेकिन इतने बिलअमूम जो है इस तरह की फजा रही जिसमें तशद्दुद नहीं हुआ और पोलिंग हुई। लेकिन इन्होंने दूसरी टेक्निक इख्तियार की कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, चूँकि ये सिंध गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉयज़ थे, ये जो एसीज थे वो रिटर्निंग ऑफिसर थे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्कूल टीचर्स थे। इन लोगों के ज़रिए फिर इन्होंने ये किया कि सारा दिन पोलिंग के बाद शाम को जो रिज़ल्ट तैयार करवाया उसको गलत तैयार करवाया और उसमें जीते हुए को हारा हुआ और हारे हुए को जीता दिखा दिया। और फिर सिंपल सी बात जो आप देखती है ना कि जो हमारे मुल्क में जुल्म होता है वो इस नाम पर होता है कि भाई कोर्ट चले जाओ, फैसला करवाने तो कोर्ट चले जाओ। तो जाहिर है हमारे पास कोई चारेकार नहीं था। हमने पहले मरहले में इलेक्शन कमीशन से रुजू किया, अदालतों में भी गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए, अब सुप्रीम कोर्ट भी हम जा रहे हैं इस काम के लिए, कराची में भी हमने सारी की सारी कोशिश की। तो आप जो ये कह रही हैं ना ये बात वजह है, लेकिन 7 मई को जब ये ज़मीनी इंतखाब हुआ तो उस दिन पीपल्स पार्टी ने ये कसर भी पूरी कर दी और कोरंगी में और औरंगी में सारा दिन जिस तरह जत्थे वहाँ मौजूद रहे, लोगों को मारते पीटते रहे। इस इलेक्शन में जी 7 मई को ज़मीनी इंतखाब हुआ था 11 सीटों का, ठीक है, उसने पीपल्स पार्टी ने वो कसर पूरी की जो उसने 15 जनवरी को नहीं की थी। 15 जनवरी को मारपीट से गुरेज किया था उन्होंने और शाम को कार्रवाई की थी। लेकिन 7 मई के जो इंतखाबात हुए उसमें उन्होंने दोनों कार्रवाइयाँ की। उसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कि सारा दिन मारपीट की लोगों के साथ, वोटर्स को रोका, तशद्दुद की एक फ़ज़ा पैदा की, खौफ व हिरास पैदा किया ताकि वोटर्स ना आ पाएँ, और शाम को फिर उन्होंने बैठ कर रिजल्ट भी तब्दील कराए। 11 में से आप सोचिए 3 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जो जमात इस्लामी जीती हुई थी 4 के साथ। 7 यूनियन काउंसिल जमात इस्लामी की बन रही थी, 1 पीटीआई की। इन्होंने ये इन्होंने फिर ये किया कि इन 3 यूनियन काउंसिल्स का रिजल्ट भी तब्दील किया शाम को, जिसके खिलाफ फिर हम इलेक्शन कमीशन में हम गए, ट्रिब्यूनल भी गए हुए। तो 7 मई को उन्होंने पूरी कार्रवाई की। तो इसलिए ये कहना सही नहीं है कि धांधली इसलिए नहीं हुई
कि सारा दिन तशद्दुद नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ, तो दूसरी तरीके से उन्होंने कार्रवाई कर ली, बहुत पुरअमन तरीके से उन्होंने शाम को रिजल्ट तब्दील किए और उसके बाद कह दिया कि ठीक है। आप देखिए कि एक जगह जो सुल्तानाबाद की एक यूनियन काउंसिल है जहाँ पर KPT के कुछ एम्प्लॉइज जो हैं वहाँ पर ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, वहाँ जब इलेक्शन कमीशन ने कहा जी तहकीकात करें, PTI के कैंडिडेट को इन्होंने बाद में हरवा दिया था, तहकीकात हुई तो पता ये लगा कि जितने भी फॉर्म इन्होंने दोबारा बनाए थे सारे जाली थे। और वहाँ जी जो कमेटी इलेक्शन कमीशन ने बनाई थी उसने बाकायदा इसकी रिपोर्ट दी है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो है जालसाजी की। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म दिया। ये सिर्फ वो एक यूसी है जहाँ पर थोड़ी सी तहकीक की, लेकिन इलेक्शन कमीशन का रवैया ये अफसोसनाक है कि उसने एक यूसी में जब ये देखा कि ये मामला इस तरीके से क्लियर हो गया और सामने आ गया, तो उन्होंने फिर बाकी यूनियन काउंसिल में ये वाली कार्रवाई नहीं की, वहाँ पर तहकीकात नहीं करवाई। हमने तो बड़ी सिंपल बात कही थी कि भाई देखिए हमारे पास फॉर्म 11 मौजूद है, इस पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के अंगूठे लगे हुए हैं, दस्तखत हुए हैं, आप इन फॉर्म्स को तहकीकात के लिए भेज दें, नादरा को भेज दें, इसको चेक करवा लें किसके अंगूठे हैं, अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हैं तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बजाय इसके कि उसकी तहकीकात करवाता, उसने एक उल्टा पुल्टा फैसला जानबूझ के लिखकर, हमारे पूरे इल्जामात जबकि ये थे कि डिब्बों में तब्दीली कर दी गई है, वोटों के थैले फाड़ दिए गए हैं और जो रिजल्ट तब्दील कर दिए गए हैं, उसके बावजूद उसने 17 पोलिंग स्टेशन पे हुक्म जारी किया कि दोबारा रिकाउंटिंग कर ली जाए। अच्छा सर, वो जो रिकाउंटिंग का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है? नहीं, रिकाउंटिंग का प्रोसेस इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ था उस वक्त तो कि हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था, लेकिन बाद में उसको यानी ये हुआ कि हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जो प्रोसीजर उसको कंप्लीट कर ले और आप लोग ट्रिब्यूनल चले जाएं। तो इस तरीके से वो मामला खत्म हुआ। लेकिन मामला खत्म तो इसलिए नहीं हुआ कि जो चीज़ बिल्कुल सामने है, क्लियर है, रिकॉर्ड पर मौजूद है कि धांधली हुई, तो उसके बाद फिर ये वाली बात करना कि ट्रिब्यूनल चले जाएं, अजीब सी बात है। इस वक्त भी सूरत हाल ये कि देखिए जो मामला ट्रिब्यूनल के अंदर है, ट्रिब्यूनल फैसले नहीं कर रहे, ट्रिब्यूनल को 120 दिन में फैसला करना चाहिए, लेकिन इस वक्त आप देखें कि 6 महीने तकरीबन गुजर चुके हैं इलेक्शन हुए हुए, आज तक इन ट्रिब्यूनल ने एक भी हियरिंग नहीं की इसकी। अच्छा। जी हाँ, तो पूरा जो इलेक्शन कमीशन का निज़ाम है वो मालूम ये होता है कि एक फरसुदा निज़ाम है, एक बेकार निज़ाम है, धांधली रोकने के काबिल नहीं है। और इलेक्शन कमीशन जो आला सतह पर मौजूद है वो वाकिफ, वो बिल्कुल मिलजुल कर फैसला करता है। सर उनका तो मैंने कितनी दफा सुना है, वो कहते हैं कि हम तो कोई सियासी वो नहीं है, हमारा तो अपने जरिए से मामला है, हम तो हर चीज से न्यूट्रल है। देखिए जबान से कहने से कुछ भी नहीं होता, जबान से तो पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हम बड़ी जमहूरियत पसंद जमात हैं और हम अवाम दोस्त जमात हैं और कराची के लोग हमारे साथ हैं, लेकिन अमल से साबित होता है। इलेक्शन कमीशन ने पूरे अमल से जो साबित किया है वो ये कि वो धांधली रोकने में न सिर्फ नाकाम रहा बल्कि उसने सरपरस्ती की उन तमाम लोगों की कि जिन्होंने खुलकर धांधली की, रिजल्ट तब्दील किए, जिनके नाम उनके सामने मौजूद थे और जिसके मुतालिक जमात इस्लामी ने सारे सबूत फराहम कर दिए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस पर ना कोई तहकीकात कराई, ना उस पर कोई कार्रवाई की, बल्कि जानबूझकर एक उल्टा पुल्टा फैसला लिख दिया ताकि जमात इस्लामी एक ऐसी बंदगली में फंस जाए कि जहाँ से निकलने का रास्ता ना हो। अच्छा। वो तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए और वहां से हमको फिर एक रास्ता मिला आगे जाने का और अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उसके अंदर। लेकिन जी हाँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो कार्रवाई अपने तौर पर की वो बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक है कि उसने धांधली रोकने के कोई इकदाम नहीं किए, बल्कि धांधली को उसके स्टाफ ने धांधली की ना। देखिए रिटर्निंग ऑफिसर उसके होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसके होते हैं, होते तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मुलाजिम है, लेकिन दौरान इलेक्शन जब वो ड्यूटी पर हों तो वो इलेक्शन कमीशन के मातहत अमला शुमार होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाना। तो इससे इलेक्शन कमीशन की नीयत नजर आती है कि जिन लोगों पर धांधली के खुले इल्जामात लगे तो ना तो वो उसकी तहकीकात करवाए और ना उनको सजाएं दें, उसके बजाय वो मामले को किसी और तरफ डाइवर्ट कर दें। तो इससे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन धांधली को नहीं रोकना चाहता बल्कि धांधली में एक पार्टी बन गया है वो असल में। तो ये जाहिर है कि हमारा कहना है इसके अंदर कि बी टीम ना बने। हाफिज नईम रहमान साहब कहते हैं कि वो तो ए टीम बन गया है इलेक्शन कमीशन। तो ये सूरत हाल है। इसमें अब हमारी समझ में नहीं आता किसे वकील करें, किससे मुंसिफी चाहें कि एक तरफ पीपल्स पार्टी बेचैन है कि जी 15 तारीख को इंतखाब करवा दिया जाए, दूसरी तरफ इस तरह के सारे मामला तब तक पेंडिंग है। जी मेयर के इंतखाबात, जाहिर है कि पहले जो इंतखाबात इन्होंने 2.5 साल तक रोके रखे उसमें जमात इस्लामी ने भरपूर कोशिश की कि बल्दियाती इंतखाबात हों। उसके लिए हम कोर्टों में गए, सुप्रीम कोर्ट गए, इलेक्शन कमीशन गए, 3 मरतबा इन्होंने इंतखाबात मुलतवी किए। आखिरी तारीख तक भी ये कह रहे थे कि इंतखाबात ना करवाए जाए। रात को शर्जील मेमन साहब ने आकर ऐलान किया था कि कल इंतखाब नहीं होगा। सारी इन्होंने कोशिशें की कि इंतखाबात ना हो, वो हो गए।
सारे रिजल्ट इन्होंने जितने तब्दील करने थे कर लिए। बात है, आपको पता है सिचुएशन ऐसी थी, एक तो फ्लड की भी सिचुएशन बनी हुई थी, फ्लड की सिचुएशन तो खत्म हो चुकी थी, ये तो वो मामला थे, लेकिन जाहिर है फिर कोर्ट का ऑर्डर था तो उसको तो फॉलो करना ही था, क्योंकि हमारे पास जाहिर पुलिस एहलकार इतने थे नहीं कि वो सिक्योरिटी पे वहाँ पे नहीं। कोर्ट के तो ऑर्डर्स पे इन्होंने इलेक्शन कराए। हाई कोर्ट में हम गए, हाई कोर्ट ने फिर इनको हुक्म दिया कि 60 दिन के अंदर शेड्यूल जारी करें और इलेक्शन कराएं, तो वो तो कोर्ट के ऑर्डर पे करवाए। ये तो इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते थे इन्होंने। देखिए 2009 से लेकर 2015 तक इलेक्शन नहीं कराए थे ना, तकरीबन जो है कितने 6 साल बनते हैं। फिर इसके बाद 2020 से 2023 तक इलेक्शन नहीं करवाए थे। तो इनका तो पूरा जो रोल और रवैया है वो ये कि कब्जा और जमहूरी इदारों की पामाली और जमहूरियत की पामाली और धांधली और बेईमानी और झूठ और करप्शन, ये इनका एक बन गया। इस वक्त भी कराची में आप देखिए जो सूरत हाल है कि ये कहते हैं कि हम बहुत कुछ करेंगे। अच्छा भी बहुत कुछ करेंगे, आप तो 15 साल से यहाँ पर हुकूमत बरह रास्त कर रहे हैं। इस वक्त बीच में कुछ अरसे गैप आया था, वरना 35 साल से कर रहे हैं। तो 15 साल में आप जब कुछ नहीं कर सके, जबकि पूरी सिंध हुकूमत आपकी है, सारे एडमिनिस्ट्रेटर KMC के आपके हैं, DMCs के एडमिनिस्ट्रेटर्स आपके हैं, आप जब कुछ नहीं कर सके। मुर्तजा वहाब साहब जिनको ये बहुत बड़ा हीरो बनाकर लाना चाहते हैं, वो खुद एडमिनिस्ट्रेटर रहे 1 साल। वैसे मुर्तजा वहाब साहब ने काफी काम तो किया है, मतलब आप ये देखें वहाँ पे किमाड़ी उन्होंने पार्क और बाकी दीगर अर्बन उन्होंने जो बनाया हुआ है सी, वो भी बहुत अच्छा उन्होंने वो बनने जा रहा है बाकी। और काफी उन्होंने जो है सिंध गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स तो दिए हैं। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट कराची की और बाकी जो ओवरहेड ब्रिजेस, अंडर बाईपास और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो दिए हैं कराची को, काफी तरक्याती काम जी। मेरे ख्याल में जो आप बात कह रही हैं, वो जो टीवी पर इश्तिहारात चल रहे हैं ना, उसको देखकर तो लोग ये समझ नहीं सर, मैं खुद फिटनेस हूं, मैंने खुद देखा हुआ है, उसको देखकर नहीं। देखिए असल में कराची के मसाइल जो है ना, ये सिर्फ शो पीस टाइप के काम करने से हल नहीं होंगे। कराची में अगर आप 15-20 लाख, आपके कहने का मकसद है सब कुछ कॉस्मेटिक्स है, कॉस्मेटिक्स है। कराची में 15-20 बसें आप चला दें, कराची में जहाँ पर 5000 बसों की जरूरत है वहाँ आप 3 बसें चला दें। कराची में जहाँ पर जो है अंडरग्राउंड रेलवे की ज़रूरत है, जहाँ पर कराची के अंदर सर्कुलर रेलवे की ज़रूरत है, कराची के अंदर ब्रिज, बहुत बड़ा कराची में नेटवर्क चाहिए ना, मास ट्रांजिट सिस्टम चाहिए पूरा। आप इसके बजाय ये छोटे छोटे 2-4 काम करके आप टीवी पर इश्तिहार दिए चले जाएं। कराची तो आप घूम फिर के देख लें, इस वक्त कराची का क्या हाल है। पूरा कराची खंडर बना हुआ है, कराची के नाले भरे हुए हैं, बच्चे और बड़े गटर में गिर रहे हैं, पूरी पूरी मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ गटर में चली जाती हैं और नालों के अंदर गिर जाती हैं। आप देखिए पानी नहीं आ रहा, कराची में सुई गैस का मसला बन गया है, कराची में बिजली का मसला है। कराची के लोग तो इस वक्त यानी किस अजाब का शिकार है। कराची जैसा बड़ा शहर, यानी मैं भी लाहौर गया और लाहौर जाके मुझे एक ऐसा फील हुआ कि यार हम किसी और दुनिया में आ गए। यानी ठीक है लाहौर भी हमारा दिल है, हमारे मुल्क का एक शहर है। खुशी हुई देखे कि वहाँ कहीं कचरे के ढेर नजर नहीं आते, सड़कें टूटी हुई नजर नहीं आती, लोग उस तरह रोते नजर नहीं आते, पानी की शिकायतें। कराची में तो हर आदमी इसी चक्कर में लगा हुआ है। हाफिज साहब ने भी तो पानी के लिए काफी जद्दोजहद की थी, उन्होंने क्या कराची के अवाम को पानी दिलवाया। देखें कराची में पानी के लिए पहला मंसूबा भी हाफिज अपने अब्दुल सत्तार अफगानी साहब लेकर आए और ये K3 का मंसूबा जो शुरू हुआ 2005 के अंदर नेमतुल्ला खान साहब ने शुरू किया। आप देखिए K3 को इस वक्त आज तक उस पर 0/0 काम है। जो काम हुआ था 2005 में शुरू, उसको जिसको बाद में मुस्तफा कमाल साहब ने टेकअप किया, फिर से हुकूमत करवाती रही, उस काम को अब इन्होंने ये कहा कि साहब वो सारा काम गलत हो गया। यानी आपने उसके बाद जितना काम करवाया जी, दोबारा से पूरा प्रोसेस शुरू हुआ। वो प्रोजेक्ट जो 23-24 अरब रुपए का था, वो अब 125 अरब रुपए का हो चुका है। अब आप देखिए एक चीज और भी देखिए तमाशा, 125 हम इस पर बिल्कुल गुफ्तगू करेंगे K3 K4 के ऊपर, क्योंकि बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है वो मसला है पानी का, क्योंकि ज़ाहिर कराची के अवाम की ये बुनियादी ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। बिल्कुल हम इस पर गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ।
जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हुई थी K4 K3 मंसूबे के हवाले से, जो कि पानी का जो है एक बहुत बड़ा मंसूबा जो कराची के लिए दिया गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से, जिसको जो है नेमतुल्लाह साहब के दौर से जो है वो ये K2 K3 का ये मंसूबा जो है इसको रखा गया। फिर इसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब क्योंकि जब मेयर बने तो उसके बाद उन्होंने इसको आगे कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद जो है काफ़ी टाइम तक क्योंकि ये चलता रहा। फिर इसमें कुछ बीच में जो उसका कोई स्ट्रक्चर वगैरह का इशू आ गया था, जिसकी वजह से जो है वो दोबारा से इसको बनाया गया। फिर K4 क्योंकि जब जो है मियाँ साहब की हुकूमत थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने ये जो है K4 मंसूबा जो है कराची की आवाम को एक तोहफ़ा दिया था इसका। फिर उसके बाद अगर आप बात करें PTI के जो चेयरमैन थे, उन्होंने भी जो है फिर इसके ऊपर काम किया, लेकिन वो फिर से स्ट्रक्चर इसका जो है वो कुछ मामला जो है वो से ख़राब हो गया, लाइन्स का और उसकी जो कुछ मामला थे उसके जो उन्होंने ड्रॉ किया हुआ था मैप वगैरह। खैर फिर अब दोबारा से इसके जो है वो इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये प्रोजेक्ट सर अभी तक कंप्लीट नहीं होके दे दिया। मैंने इसकी पूरी हिस्ट्री बता दी कहाँ से ये स्टार्ट हुआ और ये अभी तक चल ही रहा है। मतलब काफ़ी सालों से कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें गईं, और लेकिन ये K4 मंसूबा वहीं का वहीं है। कराची की आवाम जो है आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरसती है। नईम साहब जो उन्होंने काफ़ी इसके लिए जद्दोजहद की, जगह जगह हमने देखा बैनर्स लगे हुए, कराची के आवाम को पानी दो, जो नलकों में पानी नहीं है, टैंकर्स में पानी है। ये भी आप लोगों ने एक स्लोगन अपना रखा था इस पे। तो जिस तरह से अगर बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से भी आप लोगों ने काफ़ी इस पर आवाज़ उठाई थी। तो ये काफ़ी मेन इशूज़ है कराची के आवाम के, जो कि अभी तक ना हल होने वाले, नहीं हल इसका निकल पा रहा है सर। देखिए, एक तो इस बात को आप मानेंगी कि इन इश्यूज़ को हाईलाइट हमने किया, समझे ना, वरना तो कराची के इश्यूज़ को कोई हाईलाइट ही नहीं कर रहा था। बिल्कुल। और इधर उधर की बातें करके बहला फुसला कर और जो है चस्केदार बातें लगा कर जो लोगों को बहकाया जा रहा था। हमने बताए लोगों को रियल इश्यूज़ क्या हैं, हमने उस पर स्टडी की। देखिए, एक बात ये भी समझ लें कि जमात इस्लामी के तजर्बात भी अपनी जगह हैं। नेमतुल्लाह साहब के दौर में ज़ाहिर है हमने पूरी सिटी गवर्नमेंट चलाई है, और जमात इस्लामी का जो अपना स्टडी वर्क है वो बड़ा भरपूर है। तो ये सारी चीज़ें जो हम बात करते हैं, ये हम हवाई बातें नहीं करते, इसकी पूरी स्टडी हमारे पास मौजूद होती है। हमारी टीमें बनी हुई हैं जो इस पर स्टडी करती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि देखिए, नेमतुल्लाह साहब के दौर में K3 कंप्लीट हुआ और K4 उन्होंने 2005 में शुरू किया, उसको 2-3 साल में कंप्लीट होना था। अच्छा, ये जो K4 की जो बुनियाद थी वो नेमतुल्लाह साहब ने इसको रखी थी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, नेमतुल्लाह साहब की दूरअंदेशी थी, उनको अंदाजा था। तो ये 650 MGD का मंसूबा है। 650 MGD इतना पानी है कि अगर वो कराची को पहुंच जाता तो कराची में वाफर मिकदार में पानी होता। इस वक्त जो ये इस पर काम कर रहे हैं वो इसके एक फेज पे काम कर रहे हैं। इसको वो कहते हैं फेज वाइज करेंगे, सिर्फ 250 MGD के ऊपर। अब 250 MGD से भी मसला नहीं हल होगा, लेकिन 250 MGD का भी जो प्रोजेक्ट है वो कैसे कंप्लीट होगा। देखिए, अभी ये कहते हैं कि तकरीबन 125 अरब रुपए चाहिए जी। जो प्रोजेक्ट 2400 अरब का था, अब ये कहते हैं कि सारा बंडन कर दिया है और दोबारा नए सिरे से हम उसको उस पर काम कर रहे हैं। चलिए जी, कीजिए। अभी शहबाज शरीफ साहब आए थे और वो फिर चौथी पांचवी मरतबा उसका इफ्तिताह करके चले गए। 2 साल में उन्होंने कहा कंप्लीट हो जाएगा। 17 अरब रुपए सिर्फ रखे हैं उन्होंने सॉरी, बजट के अंदर 17 अरब रुपए रखे हैं। आप ये बताइए कि 125 अरब का मंसूबा है, 17 अरब K4 के लिए 17 अरब रुपए रखे हैं, तो ये 2 साल में कैसे कंप्लीट होगा। 17 अरब इस दफा रखे हैं, 17 अरब अगली दफा रख लें, 17 अरब, और ये 17 अरब मिल जाए तब। और अभी तो आपको उसकी डिजाइनिंग सही करवानी है, उसका रूट है और दीगर चीजें हैं। तो देखिए, ये कराची के साथ बड़ी ज्यादती है सॉरी, इतने अरसे से कराची के लोगों को इस तरह बेवकूफ बना रहे हैं। बिलावल साहब कहते हैं कि पानी थोड़ा पानी जी। बिलावल साहब ये कहते हैं कि मेरे घर में भी पानी नहीं आता। हाँ, वो तो खुद मिनरल वाटर लेके तो हाफिज नईम साहब कहते हैं कि एक तो ये शर्म की बात है, अगर आपके घर में थोड़ा सा पानी दे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये तो है कि हमारे जो उन्होंने भी इस बात के, बिलावल भुट्टो साहब उन्होंने भी कहे थे, जो हमारे जो है उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल पानी लेके पीता हूँ। और हाफिज नईम साहब ने कहा कि भाई इस बारे में जो है बिल्कुल गुफ्तगू की हुकूमत सिंध आपकी है आपके घर में पानी नहीं आता, तो ये बड़े शर्म की बात है जी कि पानी क्यों नहीं आ रहा आपके घर में, आपने क्यों नहीं एहतमाम किया हुआ। दूसरा, आप कहते हैं मैं टैंकर डलवाता हूँ। भाई, आप जब टैंकर डलवाते हैं तो ये पानी टैंकर में क्यों आता है, ये पानी लाइनों में क्यों नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ये मतलब ये पानी का तो एक अहम मसला है सर, ये अभी तक नहीं खत्म हो पा रहा। क्या करें, इसका हल किस तरह से निकलेगा, यही तो मेरा भी सवाल है। देखिए पूरा कराची कब तक आवाम पानी खरीद कर पीती रहेगी? महंगाई इतनी जो है आसमान तक पहुंच चुकी है। अभी फिर से जो बजट पेश हुआ है उसमें आवाम की कमर टूट गई है बुरी तरीके से, क्योंकि आमदनी इतनी है नहीं, अखराजात बहुत ज्यादा हो चुके हैं। और वो जो अखराजात है इतने महंगे अखराजात हो गए, मतलब अगर हम बात करते हैं मतलब दूध की, तो सर वो भी बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। जो लोग अपने बच्चों को 2 वक्त का दूध दिया करते थे, अब तो वो 1 वक्त पे देने के भी बारे में जरा कई मतलब सोचते हैं कि मतलब किस तरह से हम पूरा कर पाएंगे। पूरा कराची जो है माफियाओं के हवाले कर दिया। टैंकर माफिया है, बिल्डर माफिया है, जमीन पर कब्जा करने वाली माफिया है, और पूरी कराची का निज़ाम जो है एक पट्टे के सुपर कर दिया गया। पट्टा सिस्टम पूरी कराची में आ गया है। वो ये है कि पूरी कराची में कुछ इस तरह के लोग मुकर्रर कर दिए गए हैं जिनका काम ये है कि आप इदारों के दरमियान और बिल्डर माफिया, कब्जा माफिया, इनके दरमियान सेटिंग करवाएं। अब वो करते क्या हैं कि लोगों से तय कर लेते हैं कि भाई इतने पैसे दें और आप कब्जा करें, और फिर कोई गवर्नमेंट का इदारा आपको टच नहीं करेगा। आप इतने पैसे दें, इतने पैसे दे दें हमें, और वो पैसे फिर ऊपर तक पहुंचते हैं, इतने पैसे हमें दे दें, और फिर आप कहाँ तक जाते हैं। देखिए जाहिर है कि मिनिस्टर्स की सरपरस्ती के मुतालिक तो अखबारों में छप रहा है कि इस पूरे निज़ाम की मिनिस्टर्स सरपरस्ती कर रहे हैं। अच्छा। उनसे जब पूछो तो वो फिर, मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं कहूँ कि पार्टी लीडर्स के नाम लूँ कि किन किन घरों तक ये पैसे जा रहे हैं। मशहूर हाउस जो कराची में है, उन हाउसेस तक ये पैसे वो कहते हैं पहुँचाते हैं। तो आप ये देखिए पूरी कराची में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई रोक नहीं पा रहा। वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वाला बिल्डर माफिया का फर्द है, मोहल्ले के लोग खड़े हो जाते हैं, अदालतों में चले जाते हैं, अदालतों में धक्के खाते रहते हैं, अदालतों में केस चलता रहता है, और इस दौरान वो पूरी कंप्लीट कर लेता है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पूरी बिल्डर माफिया की जो है माविन बन गई है, वो उसको सरपरस्ती फराहम करती है, SBCA। तो इसी तरीके से टैंकर माफिया है। आप देखिए कि पानी नलों में नहीं आ रहा, लेकिन पानी जो है टैंकरों के जरिए पहुंचाया जा रहा है, उसकी सरपरस्ती हो रही है। जगह जगह जाली हाइड्रेंट बन गए हैं, पानी में उन्होंने सुराख, लाइनों में, पानी की लाइनों में सुराख करके रोड जो है कितने खराब हो रहे हैं, मतलब कई लोग जो है मतलब एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। सर इनकी कोई सरपरस्ती नहीं कर, मतलब सॉरी, इनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं करा। आप देखिए सरपरस्ती तो अभी आपने बताया कि है इनको हासिल। आप देखिए माशाल्लाह हमारी सिंध पुलिस कितनी अच्छी है कि 9 मई के वाकयात, ज़ाहिर कराची में एक रेंजर्स की चौकी जली थी, तो उसके अफसोसनाक बात थी, बहुत अफसोसनाक शर्मनाक चीज़ थी वो हमारे लिए। अच्छा, उसके मुलजिमों को आपने इस पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद आप उसमें मुख्तलिफ लोगों को पकड़े चले जा रहे हैं और सब कुछ। लेकिन मैंने अभी जिक्र किया कि अंदर कानून नहीं है, मतलब आप और हम भी तो रह रहे हैं, हमारे भी तो हमारे बहन भाई, हमारे घर वाले सब रह रहे हैं, मतलब कोई किसी को बिला वजह में कोई गिरफ्तार नहीं, कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं होगी, लाजमी सी बात है। तभी नहीं, इस वक्त तो खैर इन्वॉल्वमेंट का मसला नहीं है, इस वक्त तो ज़ाहिर है एक पूरा क्रैकडाउन चल रहा है PTI के खिलाफ, ठीक है, वो अब गवर्नमेंट का अपना मसला है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कर रही है वो तो चेयरमैनों को गायब करने का काम या वाइस चेयरमैन को गायब करने का काम, वो जो टाउन में इलेक्शन होने हैं और सिटी में जो इलेक्शन होना है उसकी वजह से कर रही है। मैं कह ये रहा था कि देखिए सिंध हुकूमत को ये तो सब नज़र आ रहा है, 9 मई के वाकयात में माशाल्लाह इतनी एक्टिव हो गई है कि जो लोग इन्वॉल्व नहीं है उनको ये पकड़ रही है, लेकिन ना पूरी कराची में उसको कब्जा पुलिस पकड़ रही है या सिंध गवर्नमेंट पकड़ रही है? सिंध गवर्नमेंट के मातहत है ना, एक ही बात है, सिंध गवर्नमेंट के मातहत ये इदारे हैं। ठीक है, पूरी कराची में इनको कब्जा माफिया नजर नहीं आ रही, इनको पूरी कराची में बिल्डर माफिया नजर नहीं आ रही, इनको पूरी कराची में गुटखा माफिया नजर नहीं आ रही, तालीमी इदारों में इस वक्त जिस तरीके से नशा फैलाया जा रहा है इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। गुटखा माफिया के खिलाफ तो काफी सख्त जो है वो क्रैकडाउन चल रहा है, क्रैकडाउन तो बाकायदा खुद इस चीज का नोटिस लिया, उन्होंने कहा है कि मुझे आप पर्सनली सारे इसका सफाया करके रिपोर्ट जो है मेरे टेबल पे पहुंचाएं। IG सिंध ने इस चीज के ऊपर, गुटखा माफिया के ऊपर बहुत सख्ती से जो एक्शन लिया हुआ है, टास्क फोर्स उन्होंने अपनी बनाई हुई है, और बाकायदा अगर कोई ऐसे जो इसमें नजर आते तो उसे फौरी सस्पेंड कर रहे हैं, उनकी अपनी उन्होंने टास्क फोर्स बनाई हुई है। आप ऐसा कर रहे हैं कि अगर हर साल के अखबार निकाल लें, हर साल आपको ये मुहिम नजर आएगी कि जिस सख्त नोटिस ले लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी सर। लेकिन इस बार मैं देख रही हूँ काफी टाइम से ये चलता आ रहा है, 5-6 महीने से हर जगह बिक रहा है, हर जगह। अच्छा सर, ये भी एक बड़ा अहम मसला है, क्योंकि अभी हम जिस तरह से बात करते हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा जो है वो करीब है, लोग जो है कुर्बानी के जानवर ले लें, जगह जगह जो सिंध गवर्नमेंट ने 8 मकामात पे जो मंडियों का भी, क्योंकि ज़ाहिर ये भी एक अहम टॉपिक है, हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ टॉपिक्स पे गुफ्तगू करते रहते हैं, क्योंकि जो ओवरऑल हम लेकर चल रहे होते हैं ताकि हर चीज़ का हम हल निकाल सकें, उसके ऊपर डिस्कशन कर सकें। तो जिस तरह से हमने देखा कि जो सिंध गवर्नमेंट ने जो 8 मकामात पे जो मंडियों की परमिशन दी है, लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कराची शहर में कई मकामात पे और भी इलीगल मंडियां लगी हुई, तो क्या सिंध गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज किया जा रहा है, या SHOs इसमें इन्वॉल्व है, या असिस्टेंट कमिश्नर और DCs इसमें इन्वॉल्व है? देखिए मैं ये तो कह रहा हूँ ना आपको
कि हुकूमत को ये चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही। जितनी ये गैर कानूनी हरकतें होती हैं, बकरों की मंडियाँ, गायों की मंडियाँ पूरे शहर में जगह जगह लगनी शुरू हो गई हैं। कहाँ है पुलिस, कहाँ है गवर्नमेंट? पूरी कराची में जिस तरह डके। अब देखें, है मसला एक और भी है कि ये मंडियाँ इसलिए भी लग रही हैं कि जो इन्होंने सुपर हाईवे पर मंडी लगाई है वो इतनी गैर महफूज है कि वहाँ जाने वाले सैकड़ों लोग अब तक लुट चुके हैं और कई लोगों के मर्डर हो चुके हैं। अपने प्रोग्राम में जो इनवाइट किया था, ये झावर चावला साहब मंडी का जो है वो स्पोक पर्सन भी है, उनसे मैंने गुफ्तगू की थी बाकायदा इस हवाले से। तो उन्होंने कहा कि आप लोग आए बिल्कुल मतलब टेंशन फ्री होके आए, मतलब फैमिलीज आ रही है वहाँ पे, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, आप लोग आए। वहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत सख्त इंतजाम उन्होंने किए हुए। अब तो रेंजर्स भी वहाँ पे खुद इस चीज़ की जो है वो देख लिया। देखिए, तो रोज़ाना खबरें छप रही हैं अखबारों में, जो जाने वाले लोग हैं किस तरह लुट रहे हैं। अगर आपने मंडी के अंदर सिक्योरिटी का इंतजाम कर दिया है, पूरा रास्ता यहाँ से सुपर हाईवे से यहाँ से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर वो मंडी लगाई है आपने जानवरों की, उस पूरे रास्ते के अंदर जो है कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है। जब लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, उनकी गाड़ियों की चीज़ें गायब हो जाती हैं, गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, मोटरसाइकिलें, उसका कोई एहतमाम आपने नहीं किया हुआ, तो लोग वहाँ जाते हुए खौफजदा हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट सही इंतजाम करती सिक्योरिटी के तो लोग ज़रूर जाते वहाँ पर। तो ये एक मसला अपनी जगह है कि वहाँ चूँकि लोग नहीं जा सकते ख़रीदने के लिए, तो जगह जगह ज़ाहिर ज़रूरत पैदा हो रही है और जानवरों की मंडियाँ लग रही हैं। उसके बावजूद भी मेरा कहना ये है कि गवर्नमेंट को इसका एहतमाम करना चाहिए कि हर सड़क और हर चौराहा जो है, इसमें ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर मंडियाँ लगी हुई हों। ज़ाहिर इनकी एक छोटी सी गलती से किसी की जान भी जा सकती है। हम देख सकते हैं कि वहाँ पे कितनी एम्बुलेंसेस ट्रैफिक में फंसी हुई होती है। और मतलब मेरे घर के करीब एक जो है वो मुकाम पे इन्होंने वो इस तरह के ये कैटल फार्म बनाया हुआ है। तो वहाँ पे मैं देख रही थी कि मतलब वहाँ पे 2 बड़े हॉस्पिटल्स भी करीब हैं। तो वहाँ पे से एक ही मेन रोड है, मतलब जो मतलब हॉस्पिटल के लिए उसका वो गुजर है। तो वहाँ पे इतनी देर तक ट्रैफिक और उसमें एम्बुलेंसेस फंसी हुई होती हैं। मतलब इन सारी चीज़ों के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होना बहुत जरूरी। सर एंड में क्या कहेंगे, क्योंकि मैंने भी क्लोजिंग करनी है। देखिए, एंड में मुझे ये कहना है कि कराची के लोग बहुत परेशान हैं, तवील अरसे से मसाइल का शिकार हैं और 35 साल से हुकूमत सिंध उनके मसाइल हल नहीं कर पाई, MQM उनके मसाइल हल नहीं कर पाई। अब इस वक्त कराची के लोगों को एक होप जमात इस्लामी की सूरत में नज़र आई है, हाफिज़ नईम उर रहमान की सूरत में नज़र आई है और इसका इजहार लोगों ने वोटिंग के ज़रिए कर दिया है। 9 लाख वोट हमें मिले हैं, जो हमारा इत्तेहाद PTI के साथ है। इसके बाद कराची के लोगों के साथ आप आखिरी ज़्यादती ये भी कर दें, एक तो आप उनके मसाइल हल ना करें, उसके बाद जब वो किसी जमात को मैंडेट दें, किसी को वो इख्तियार देना चाहें, वो मुंतखब करवाना चाहें, तो आप उनके उस राइट को भी तस्लीम ना करें। आप ये कहें कुछ भी कर लो, मेयर तो GR आएगा। भाई, इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब है कराची के लोगों को आप ये चैलेंज दे रहे हैं कि तुम कुछ भी कर लो, तुम किसी के को भी वोट डाल लो, लेकिन मर्जी हमारी चलेगी और हमारी मर्जी के लोग आएंगे। तो ये शर्मनाक है, ये अखलाकी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी, हर तरीके से ये शर्मनाक अमल है जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए। और आज जमात इस्लामी इस पर एहतजाज करते हुए शारा कायदीन पर बहुत बड़ा मार्च कर रही है, आवाम को जमा कर रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस धांधली के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, आवाम को उठना चाहिए, वरना आवाम में मायूसी पैदा हो जाएगी। आवाम इस पूरे प्रोसेस से मायूस हो जाएंगे इलेक्शन के। उस आवाम में हमें होप जिंदा रखनी है। इस वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह सिराजुल हक साहब क़यादत करेंगे उसकी। अच्छा। और 4-4:30 बजे इंशाल्लाह ये मार्च शुरू होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब, आपने अपना टाइम निकाला, आप यहाँ पर आए, क्योंकि आपका आज सारे प्रोटेस्ट भी और जो है सारी हमने इश्यूज़ पे, कराची के जो मेन इश्यूज़ है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम जो है बाखबर कराची, और बाखबर कराची में हम कराची के मसाइल और उनका हल निकालने की कोशिश करते हैं ताकि आवाम के लिए इनका हल निकाल सके। इसलिए हम अपने प्रोग्राम में जो है मुख्तलिफ सियासी नुमाइंदों को बुलाते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान ने दा चुकते इजाज़त, मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।